कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रुला दिया आज अनुपमा ने सबको, मुझे भी बहुत रोना आया जब एक माँ को जो है शिद्दत से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही है, रात दिन एक कर दिया है अकेली ने, जब उसको कोई उसके मुंह पे लापरवाह माँ कहता है तो दिल दुखता है। दोस्तों, आपका भी दुखा, आपने भी अपने ऑडियोज में इस बात का जिक्र किया है, अनुपमा के दुख का जिक्र किया है। तो सुनाती हूँ आपके ऑडियोज और ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी ऑडियो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। इतना तो समझ में आ गया कि प्रार्थना वो लड़की नहीं है जिसकी मदद की जाए, जिसके लिए अनुपमा, राही, अंश और उसका भाई प्रेम खड़ा है। आज उसने ही सबको कुठारी के सामने नीचा साबित कर दिया। ये आजकल के जमाने की लड़की है? बिल्कुल नहीं। ये तो वसुंधरा कोठारी की रूढ़ियों में बंधी, उनकी बनाई परंपराओं में बंधी लड़की है। ये अपने पति के लिए इज्जत की नहीं बल्कि उसका अन्याय, उसका तिरस्कार सहने वाली लड़की है। ये प्रार्थना क्या पढ़ी लिखी लड़की है? पढ़ी लिखी लड़की तो अपना अच्छा बुरा खुद सोच लेती है, लेकिन इसको तो अपना अच्छा बुरा ही नहीं समझ में आ रहा। आज प्रार्थना ने गलत किया है, सॉरी टू से। राही की जिंदगी, अपने भाभी की जिंदगी को शादी के बाद नरक में डालने का काम किया है। यानी जैसे खुद नरक में रह रही है वैसे ही वो राही को भी नरक में रहने पे मजबूर करेगी। लेकिन राही राही ही है। मदद का हाथ भी उसकी तरफ बढ़ाना चाहे जो मदद चाहें। और अनुपमा, तुम छोड़ो, तुम सिर्फ अपनी बेटी पे फोकस करो। शाह, उसमें क्या तुम्हें कम तिरस्कार मिला है? जो अब कोठारी की तरफ से भी तुम्हें तिरस्कार चाहिए, और कोठारी करने दो उनको दामाद की गुलामी। सही कहा प्रेम ने कि अनु माँ माफ़ी नहीं मांगेगी और शादी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि ये कोठारी अपने जलील ड्रामेबाज दामाद को अब भी और सिर पे चढ़ाएंगे। जब तक गौतम इनके नीचे की जमीन नहीं खींचेगा तब तक इनको इनकी हकीकत नहीं दिखेगी। और प्रेम यह बात जानता है। हम प्रेम के लिए कहते हैं कि उसने सही नहीं करा, घर छोड़ गए, लेकिन अब लग रहा है कि शायद प्रेम ने सही करा। जहाँ सम्मान ना हो, प्यार ना हो, वहाँ क्या रहना। और ये गौतम खुल्लम खुल्ला शादी के मंडप में कोठारी की होने वाली बहू के लिए अपशब्द बोल रहा है और सब चुप है। वो राही की शादी के बाद, जब राही शादी करके आएगी तो उसके बाद क्या करेगा? लेकिन कोठारीस का बेटे बहू बेटी से ज़्यादा तो उनको दामाद प्यारा है, क्योंकि उनका बिजनेस जो हैंडल कर रहा है। मुझे तो ये लगता है कि कोठारीस गौतम के हाथों में नाचने वाली कठपुतली बन चुके हैं। और फिर गौतम का एक और ड्रामा शुरू, और आंखों में जलालत लिए वो अनुपमा से माफ़ी मांगता है। ये सब कुठारी की नज़रों में चढ़ने के लिए। और फिर सबको लड़ता झगड़ता देख अनुपमा चुप हो जाती है। काश यहाँ अनुज होता। आज अनुज की वाकई बहुत ज़रूरत है। अगर अनुज होता तो क्या गौतम और क्या कुठारी सबको ऐसा सबक सिखाता कि इनकी 7 पुश्तें याद रखती। और फिर अनुज का लॉकेट हाथ में लिए अनुपमा गौतम से माफ़ी मांगती है, और गौतम के आंखों में जीत की खुशी, और प्रार्थना की आंखों में क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं देखने की जरूरत, क्योंकि उसकी किस्मत में सिर्फ रोना ही है जो उसने खुद चुना है। अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला होता है। और फिर शादी की रस्में शुरू। लेकिन आज अनुपमा पे बहुत तरस आया। माँ होने की इतनी बड़ी कीमत, सच्चाई का साथ देने की इतनी बड़ी कीमत। लेकिन फिर राही को अनुपमा का जन्मदिन याद दिलाना। लेकिन राही को अफसोस कि मेरी माँ ने अपने बर्थडे में ही इन कोठारी से बिना गलती के माफ़ी मांगी। अनुपमा ने तो अनुज के जाने के बाद अपना जन्मदिन मनाना छोड़ ही दिया था, लेकिन अनुज अनुपमा को आज भी ख्यालों में विश कर ही देता है। लेकिन वह रही अनुपमा। हम गुस्सा हैं प्रार्थना से, राही गुस्सा है प्रार्थना से, शायद प्रेम भी गुस्सा होगा प्रार्थना से, लेकिन अनुपमा नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना की स्थिति समझ रही है। एक टाइम ऐसा भी था कि अनुपमा भी बनराज और लीलाबा के तानों को झेलती थी, उनका अपमान सहती थी,
मुझे लगता है प्रार्थना को ऐसा झटका लगना चाहिए जो अपने पति की जलालत सबके सामने ला सके, और वो दिन आएगा, जरूर आएगा। राही परेशान माँ की इंसल्ट देखकर और अनुपमा राही को कहती है कि अब प्रार्थना का साथ तुम्हें हर हालत में देना होगा। यानी अब अनुपमा और राही का मिशन गौतम को एक्सपोज करना और प्रार्थना को हिम्मत देना शुरू होगा। ना तो अनुपमा और ना ही राही हार मानेगी। अब दो शेरनियां एक गीदड़ का शिकार करेंगी और उसके चंगुल से प्रार्थना को निकालेंगी। और प्रेम चिंतित, लेकिन वो भी किसी तरह से अपनी पूरी रस्म बेमन के साथ निभा ही रहा है। प्री कैप में राही और प्रेम की शादी संपन्न हो रही है, लेकिन फिर शुभ आसन न मिलने के कारण अनुपमा के लिए एक और टेंशन खड़ी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल करेक्ट कहा रेखा जी कि अब लग रहा है कि प्रेम ने सही किया घर छोड़ के। ऐसे घर में कौन रहना चाहेगा जहां पे अपनी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए, जहां पे लोग सिर्फ हुक्म करना जानते हो, किसी का दुख ना पहचानते हो। तो बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, हमेशा की तरह बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी। नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, गौतम जितना घटिया हो सकता था उससे भी घटिया ही निकला। हमें पता था कि ये अंश पे भी ये अपने गंदे इल्ज़ाम लगाएगा। और आज अनुपमा ने प्रार्थना से एक लाइन तो बिल्कुल सही कही कि तू कल को पछताएगी। और ये कोठारी इसको भी कि काश हमने जो है इसकी बात, अनुपमा की बात सुन ली होती। मोटिवा और ये परा कोठारी पछताएंगे तो हैं, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा। अभी तो ये अपनी जीत पे गौतम इतना इतरा रहा है कि वो कि जैसे हमने इन दोनों माँ बेटी को हरा दिया, और वो कैसे कह रहा है कि जो है मैं अब माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। मतलब सारे ड्रामाबाजी, वो तो हमें पता ही था ये करेगा। और ये मोटिवा क्या कह रही है कि आप अकल से पैदल हो। अरे ये तो चलो हमने मान लिया ये अनुपमा अकल से पैदल है, आप लोगों में तो ना तो अकल है ना कुछ है, और आंखें तो हम 2 दिन से हम कह ही रहे हैं कि ये अंधे हैं। ये धृतराष्ट्र से कम नहीं है। ये मोटिवा और पराग कोठारी दोनों के दोनों और ये ख्याति को क्या हुआ है जो ये मुंह में दही जमा के बैठी हुई है, एक शब्द नहीं बोली कि और इसने मेरे को प्रार्थना के उससे लगा भी था। तो अगर जरा सा भी कोई कुछ, और जब प्रेम बार बार कह रहा है, उसको सब सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी थोड़ी बहुत तो ये हिम्मत जुटा सकती थी। अरे पैसे का क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती क्या हो जाता, इसका बिजनेस डूब जाता, यही होता ना। अरे कम से कम इसके इसका जो इसने डरा के रखा है, ये सब तो ये एक बार में ना इसका सारा घमंड और गुरूर दोनों चूर चूर हो जाते एक साथ। और जो है ये इसको अपनी औकात गौतम को समझ में आ जाती। खैर अभी ये सब लोगों ने बखेड़ा तो खड़ा कर ही दिया था कि हमारे दामाद के साथ ये कर दिया और हमारे दामाद के साथ वो कर दिया। और आज तो मोटी माँ ने ईशानी और राजा का भी साला सच ला दिया। जब उन्होंने कहा कि इसमें मेरे संस्कार है, तो किस संस्कार? अरे तुम्हारे इसके तो फिर भी संस्कार हैं। अब वो ईशानी और पाखी की तो वो क्या ही कहे, हमेशा इसके बच्चों ने अनुपमा को शर्मसार ही किया है, उसको उसका सिर्फ शर्म से झुकाया ही है। और जब ये मीता ने भी जब बाद में राजा से पूछताछ करी तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो उसने जब मीता ने बोल दिया है कि तेरी शादी तो मैं पैसे और वाले और ऊंचे खानदान में करूँगी, ऐसे फटीचरों के घर में मैं तेरी शादी नहीं करने वाली, और तू प्रेम की तरह बनने की कोशिश भी मत करना। अरे वो तो सब ठीक है,
लेकिन ये क्या गारंटी है कि ऊंचे खानदान की जो लड़की तुम चुनकर लाओगी वो उसमें संस्कार होंगे। चलो हमने अभी मान लिया कि ईशानी में संस्कार नहीं है, राही में भी संस्कार नहीं है, किसी में नहीं है, तो क्या जो है ये क्या गारंटी है कि कि जो तुम लड़की चुनोगी वो उसमें संस्कार होंगे। जो ऐसे तो अभी जो तुम ये सब कहते रहते हैं कि हमारे दामाद बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं, ये हैं, वो तो सच्चाई तो अनुपमा ने सच्चाई तो अनुपमा, राही और प्रार्थना ही जानते हैं, बाकी और कोई जानता ही नहीं है इसकी गौतम की सच्चाई तो। और ये जब ये प्रेम और राही अलग अलग, और उसने अनुपमा ने सबके सामने उससे माफ़ी मांग ली, सबने भी गौतम से माफ़ी मांग लिया। और अभी ये कोई रस्म करनी है तो वहाँ जो इसकी अनुपमा की और राही की जो बातचीत हुई है वो बहुत अच्छी है। कह रहे कि राही कह रही कि मेरी वजह से और आज आपका इतना स्पेशल दिन मेरी वजह से ख़राब हो गया। तो हम सोच रहे थे कि लोगों ने उसको विश क्यों नहीं करा, लेकिन वो तो रात के 12 बजे उसको विश कर चुके हैं और उसका बर्थडे केक काट वगैरह काट चुके हैं। और जब उसने कहा है कि मैंने उससे माफ़ी मांगी है ताकि तेरी शादी हो सके, कह रहा है कि तो वो कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि लड़ाई यहाँ ख़त्म हो गई है, लड़ाई तो अभी भी चलती ही रहेगी। बिल्कुल सही था आज अनुपमा का जो उसने राही को समझाया है कि, और कह रहे कि मैं राही ने मुझसे भी कहा है कि मैं उसको प्रार्थना को प्रोटेक्ट करूँगी। और वो फिर जो उनकी रस्म होने वाली थी वो हो गई है। और ये जब मीता उसको राजा से बात कर रही है तो इसने पाखी ने और ईशानी ने दोनों ने सुन लिया है कि ये मीता जो है राजा की शादी उससे होने ही नहीं देना चाहती। क्यों करे, तुम्हारे लालच को पूरा करता रह गया सब कोई। तुमने अपनी जिंदगी तो खराब कर ही ली ना पाखी, लेकिन अब ईशानी को भी उस पे अपनी राह पे चला रही हो, क्यों भाई। और ये सब जो है इसने पाखी ने ईशानी का जो है जीवन बर्बाद करने की ठान ही ली है। अब इसका कर भी क्या सकता है कोई। अब वो ईशानी भी अपनी माँ के दबाव में आकर राजा से मिलजुल तो रही है कि मेरे को लग्जरी लाइफ मिलेगी, ये है, लेकिन अभी कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जब पास आते हैं ना तो फिर कान के पर्दे भी फाड़ देते हैं वो तो, बस यही कहावत है। और पिकअप हमें दिखाया गया है कि वो ये इसके फेरे हो रहे हैं, और जिस हम सोच रहे थे कि ये आसन क्या वो है वो खोएगा नहीं, वो खो गया है। और आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुजाता जी, दोनों की बातें बहुत अच्छी थी। बहुत ही प्यार से राही ने अपनी माँ को ये शिकायत की कि आप क्यों ऐसा करती हो माँ, आपने क्यों माफी मांगी, मुझसे नहीं देखा गया, आपके बर्थडे के दिन आपका दिन खराब हो गया। बहुत अच्छा सीन था, आपने कहा आपको अच्छा लगा, तो मेरा भी मन किया कि इस सीन की बात तो होनी ही चाहिए। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में देखा हमने कि कैसे प्रार्थना के स्टेटमेंट के बाद सब कुछ बदल गया, कैसे पराग कोठारी बा, मोटी बा और ये जो गौतम, इनके तो सर चढ़ के बोलने लगी है। अरे वाह, आज मुझे एक बात का बहुत बुरा लगा, वो ये कि जब गौतम माना कि प्रार्थना दबाव में बोल रही है, धमकाया डराया, हमने सबने देखा कि उसको डरा रहा है, धमका रहा है, इसलिए उसने अपना स्टेटमेंट बदला। इस बात को अनुभवा भी समझती है। पर यहाँ मैं एक बात बोलूँगी कि जब गौतम अंश को गंदा बोल रहा था, अंश को गलत बोल रहा था, अंश को डोरे डालने वाली बात करता, बकवास उस पर कितने गंदे आरोप लगा रहा था, वहाँ प्रार्थना बोल सकती थी। आप तो उसके माता पिता उसके साथ खड़े थे, सब लोग खड़े थे, वहाँ एक शब्द बोल देती थी कि नहीं, अंश ऐसा कुछ भी नहीं करा था और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तो हमको लग रहा है।
अंश को नहीं पता था कि मैं किस कमरे में जाने वाली हूँ। उससे तो सिर्फ कहा था कि अंदर किसी भी कमरे में जाओ या जो भी है ना। तो यहाँ वो बात को अंश के लिए तो भी संभाल सकती थी। अब हमेशा डरा डरा है ना तुमको, मतलब यही नहीं मुझे अच्छा लगा कि क्या एक आधा पॉइंट वो एक आधा और बात नहीं बोल सकती। बाद चिल्ला चिल्ला के बोला ना कि बस करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, भी सुन नहीं सकती। तो वहाँ मुझे लगता है कि एक पॉइंट ये भी बोल देती आज अंश के बारे में। यानी जब उन्होंने बोला कि तुम्हारा पोता है ऐसा बोल रहा है, तुम्हारा जो बोल रहा था वो शायद बात इतनी वो ये नहीं होती। तो यहाँ मुझे लगता है गलतफहमी होगी, जो भी उसको अपने पति के लिए स्टैंड लेना था। पर यह अंश को तो एक ये कर सकती थी ना। तो यहाँ मुझे लगा कि जहाँ बोल सकती थी थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे बात हुई, मुझे पता था कि ये माफ़ी वाली बात होगी। और आज हमने देखा कि मोटी बहन ने कैसे एक एक लड़कियों के नाम तोशु के नाम की तुम्हारे घर की परवरिश और संस्कार वाली बातें की। तो वाकई में अनुपमा के बच्चे अनुपमा की धज्जियाँ उड़ाते हैं। माही से लेके तोशु से लेके माही तक, माही भी बेटी है। अब यहाँ इन लोग तीनों ने अनुपमा के संस्कारों की धज्जियाँ उड़ा दी। ये अगर ऐसा नहीं करते, बाकी अपनी बेटी को नहीं भड़काती, तो शायद ऐसा मौका नहीं आता। पर अनुपमा इन सब चीज़ बातों का क्या ही जवाब दे, उसको पता ही है सबने कुछ ना कुछ ऐसे कांड किए हैं। अब रही बात अनुपमा की, जब माफ़ी मांगने वाली बात हुई तो शादी नहीं होगी, पर प्रेम ने अपनी तरफ से कहा तो माफ़ी मांगना। आप जिस तरह से हाँ उन्होंने मजबूर किया, उसने बोला, लोगों के चेहरे देखे लोग कैसा मजाक उड़ा रहे थे, तो उस पर उसकी बेटी का ही मजाक उड़ता है। किसी की बेटी की बारात अगर घर से जाती है वापस जाएगी तो क्या हाल क्या होता है, कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम और राही की खुशी ये अनुपमा को ज़्यादा मैटर करती है। उसका सपना, हर माँ का सपना, हर पिता का सपना होता है। तो आज अनुपमा ने अपने स्वाभिमान को अलग रख के अपने बेटी का सौभाग्य चुना, जैसा कि उसने राही से भी कहा। तो अनुपमा ने माफ़ी मांगी, पर शर्मिंदगी में नहीं कि मुझसे गलती हो गई। और मैंने ये कहा, उससे सॉरी बोला, उसने हाथ जोड़ा। तो एक माँ माफ़ी मांग रही थी, एक औरत नहीं, और एक झूठी औरत नहीं, या फिर यानी वो नहीं कर रही थी जो इसके सामने घुटना टेक रही हो। तो भले इन लोग अकल के अंधों को ये बात दिखी नहीं है, ना तो उन्होंने अपनी बेटी का दर्द दिखा, और ना ही अनुपमा ने किस लहजे में माफ़ी मांगी, ना भी वो दिखा। ये कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, अभी लोग खुश हो रहे हैं इन बात को लेके, तो खुश हो जा, पर कब तक कभी तो ओखली ओखली के नीचे सर आएगा ना। तो जब आएगा ना, और अनुपमा ने बहुत अच्छा कहा कि रोना ना पड़ जाए, एक दिन रोना ना पड़ जाए, तो ये भविष्यवाणी भी सच होगी, ज़रूर होगी। अब यहाँ रस्मों की बात चलती है, तो अनुपमा और राही का सीन बहुत अच्छा था। अनुपमा ने अपनी बेटी को बताया, और इसका ये आखिरी, तो उसने भी कहा कि मैं प्रार्थना का ख्याल रखूँगी। अब सब लोग कहते हैं कि अनुपमा ने, अरे राही ने इनके घर, हाँ वैसे बात देखा जाए तो इनके घर जाना बहू बन के क्यों है? अगर प्रेम नहीं चाह रहा है तो क्यों जाना है? पर यहाँ अगर कहानी आई है, एक्चुअली ये कहानी है, कहानी में जनरली ऐसे होता है कि पर अगर वो ऐसे छोड़ देगी परिवार को, तो परिवार अनुपमा का कैरेक्टर और उसकी बेटी कहाँ कहलाएगी? तो ये ऐसा नहीं होगा, वो तो परिवार में जाना ही पड़ेगा, कहानी को आगे बढ़ाना भी है। वहाँ वो कैसे लड़ती है इन परिवारों के बीच में रह के। हाँ ये बात है कि वो सहन नहीं करेगी, वो अनुपमा की बेटी है, वो अनुपमा की बेटी अनुपमा जैसी नहीं। अनुपमा जब मिली तो राही को, तो अनुपमा बदली हुई अनुपमा ही मिली थी राही को। जब राही अनुपमा की लाइफ में यानी छोटी, तो वो इन लोगों से करेगी। राजू से वो वादा भी किया कि गौतम नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा, आपके पैर में झुकेगा, गिड़गिड़ाएगा, अपनी भीख मांगेगा, देखना ऐसी होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। पर प्रार्थना में बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है, भाई जब कह रहा है कि मैं हूँ ना, और इतनी अच्छी भाभी और उस पर फैमिली, बाकी वो देखा कि अनुपमा भी है, तो उसे क्यों हिम्मत नहीं दिखाई? हाँ वो अपने पिता के लिए कर रही, पर ये तो खैर सीरियल है क्या ना, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर भाई साथ देता है ना तो ज़रूर मान जाती है ऐसे। पर ठीक है, अभी शो है, शो में तो चाहेगा। अब कल शादी हो जाएगी, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर। वर्षा सही कहा, अंश के लिए तो कम से कम स्टैंड ले सकती थी। क्या साबित किया प्रार्थना ने चुप करके कि अंश वाकई डोरे डाल रहा था? इस बात के लिए तो वो कह सकती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, अंश ने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सिर्फ बात कर रहे थे। ये भी नहीं बोल पाई तो क्या ही बोल पाएगी जिंदगी में प्रार्थना। सही कहा आपने, अंश के लिए तो स्टैंड ले सकती थी प्रार्थना। थैंक यू सो मच वर्षा, आगे बढ़ते हैं।
मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ जिस तरह से गौतम ने जिस तरह से ड्रामा किया है, जिसके वजह से प्रार्थना भी उसके ही जासे में आ जाती है और वो मुकर जाती है सच्चाई कहने में। जहाँ अनुपमा को ही अपनी अनुपमा की गलती ना होते हुए भी उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है। यहाँ अंश और प्रेम राही सब लोग समझाते हैं प्रार्थना को, जहाँ उसको सपोर्ट भी करते हैं, पर प्रार्थना जैसी लड़की इनकी सपोर्ट लेने की हैसियत ही नहीं है, क्योंकि उसे जो सपोर्ट कर रहा है उस सपोर्ट के लिए ही उसे अहमियत ही नहीं है, उनके सपोर्ट के अहमियत ही नहीं पता है। तब ये सपोर्ट करते हुए भी इनको ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिस तरह से आज अनुपमा ने अपनी बेटी की खुशियाँ को नज़रअंदाज करते हुए प्रार्थना के लिए आवाज़ उठाई, पर प्रार्थना ने आखिर क्या किया? इन जैसी लड़कियों को हेल्प करने का यही नतीजा होता है, क्योंकि उसको जो हेल्प कर रहा है उसकी कदर ही नहीं है। उसे इतना तो सोचना ही चाहिए था कि आज एक अच्छा मौका था गौतम को एक्सपोज करने के लिए, जहां अनुपमा को ही उसने झूठा साबित कर डाला। और आज जिस तरह से मोटिबा ने जो कुछ भी अनुपमा के तीनों बेटियों के बारे में कहा, वो भी सच ही था। जिस तरह से राही बार बार घर छोड़ के भागती ही जा रही है और माही तो अपने जीजा पे ही डोरे डाल रही है, और यहाँ ईशानी राजा को फंसाने की कोशिश कर रही है। इन तीनों बातों में मोटिबा की कोई गलती नहीं थी, बल्कि अनुपमा के ये तीनों बेटियाँ इतने सर्वगुण संपन्न हैं कि इनकी तारीफ़ों का पुल बांध रही थी मोटिबा, जिसके वजह से अनुपमा को अपनी आँखों को शर्म से नीचे दिखाते हुए गौतम से इस दरिंदे से माफ़ी मांगना पड़ा। और प्रार्थना के लिए भी जो उसने स्टैंड लिया, वहाँ भी वो चूक गई, क्योंकि प्रार्थना वो डिज़र्व ही नहीं करती है। जिस तरह से अंश ने कहा कि हमारी ही गलती है, हम आपको सपोर्ट करने आ गए। यहाँ जिस तरह से अनुपमा के तीनों बेटियाँ एक से बढ़कर एक हैं, जहाँ कोई एक मौका नहीं छोड़ते हैं अनुपमा को शर्मिंदा करने में। प्रीकैप में जहाँ दिखाया जाता है, तो बेटियाँ ये सब कर रही हैं तो बेटा कैसे पीछे जा सकता है, जहाँ बेटे ने भी कांड कर दिया है। जो मोटिबा ने अनुपमा को संभालने के लिए उनका विरासत दिया था, वो ही अंश ने तोशु ने घुमा डाला। इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जहाँ अनुपमा को भी, यहाँ अनुपमा की भी गलती है। तोशु को इतने सब कांड करते हुए उसने इतने सालों में उसे देखा है, तो इतनी बड़ी गलती अनुपमा तोशु को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की गलती कैसे कर सकती थी? पर गलती तो हो गई है। उसके वजह से अनुपमा को ही भी मोटिबा के ताने सुनने पड़ेंगे। और रही राही के इस जैसे ससुराल में जाने के लिए, उसका कर्मा रिटर्न्स मिलना बाकी है, क्योंकि अभी के ज़माने में यहाँ तुरंत इंस्टेंट रिटर्न्स मिल जाता है।
अगर हमने अपने माँ बाप को दुख पहुँचाया है तो उसका पनिशमेंट हमें इसी जन्म में हमको भुगतान करना ही पड़ता है, जिसके वजह से ही राही को लाख समझाने के बावजूद या राही को इन सब में लाख कमियां दिखने के बावजूद भी वो उसी ससुराल में जाके रहना चाहती है जिस ससुराल को नरक से भी बदतर है, जहाँ कोई भी किसी की बात सुन ही नहीं पाता है और देख ही नहीं पाता है, खुद की बेटी की दर्द नहीं समझ सकते हैं, तो ये बहू की दुख और दर्द में क्या ही काम आएंगी। आगे देखेंगे आगे किस तरह से राही कोठारी मेंशन में पहुंचने के बाद क्या क्या कितना क्या क्या भुगतेगी और मोटीबा पे कितने बड़ी चोट मिलेगी मोटीबा को राही को इस घर की बहू बनाने के वजह से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने राधिका, क्योंकि प्रेम ने भी यही कहा कि अब मौका है बोलो, और वो मौका जो था प्रेम ने भी जो कहा वो मौका गवा दिया इस प्रार्थना ने, क्योंकि अब नहीं बोली तो फिर कब बोलेगी। तो बढ़िया रिव्यू राधिका आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। प्रेम और राही दोनों ही प्रार्थना को समझा रहे कि तुम बोलो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। लेकिन नहीं, जब प्रेम बोल रहा था तब पराग कोठारी ने उसे रोक दिया और कहा ये मेरी बेटी है, तो फिर आपकी बेटी है तो आपको सच क्यों नहीं बता रही? क्यों आपको अपनी बेटी के आंसू नहीं दिखाई दे रहे? और वसुंधरा जी, आप जिस संस्कारों के नाम पर आज आपने अनुपमा पे उंगली उठाई है, एक तो बात पूरी सच है कि राही भागी थी और माही भी प्रेम से प्यार करती थी जीजा होने के बाद भी, और ईशानी जो कर रही है राजा को फंसाने लिए वो भी सच है, मानती हूँ। लेकिन आपके जो संस्कार पे आपको जो गर्व है, घमंड है ना, वो एक दिन घमंड टूटेगा और तब अनुपमा आपसे पूछेगी कि अब किसके संस्कार किस पे भारी पड़े हैं। आपकी पोती खुश है? अरे बंद कमरे में पति पत्नी के बीच में क्या होता है वो आप देखने गई है या आपका बेटा देखने गया है? अरे आपने आज इतनी बड़ी बात हुई, वो वहां खड़ी रह के रो रही है, कांप रही है, फिर भी आपको अपनी बेटी का दर्द तक नहीं दिखाई दिया। और बिल्कुल सही कहा हंस तुमने, अनुमा अपनी बेटी की शादी दाव पे लगा रही है। ठीक है अनुमा, प्रेम, राही को छोड़ो, लेकिन खुद के लिए तो स्टैंड लो। लेकिन नहीं लेगी अंश और पराग कोठारी, तुमने कोई एहसान नहीं किया है राही को अपना कर। तुम लोगों का स्वार्थ था, इसलिए तुम लोग राही को अपने घर की बहू बना रहे हो, क्योंकि अपने बेटे को घर में चाहिए। यही तो माँ बेटे का प्लान था। अरे ओ गौतम, गंदी नाली के कीड़े और घटिया सोच वाले, ये सब सिर्फ तेरी ही घटिया हो सकती है कि अंश प्रार्थना के पीछे पीछे इस वजह से गया। अरे तू खुद की गिरेबान में झांक कर देख, क्योंकि तू घटिया है और तेरी नजर भी घटिया और तुम्हारी हरकतें भी घटिया। इसीलिए तुमने राही पर गंदी नजर डाली थी, उसे हाथ लगाने की कोशिश की थी, जबकि अंश ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो वहां सामान लेने ही गया था। लेकिन तू क्या करने गया था? अपनी बीवी को धमकाने? जिसे खुद को पीलिया हुआ हो ना, उसे सारी चीजें पीली ही नजर आती है। बिल्कुल सही अंश, हर कोई हमदर्दी के लायक नहीं होता और प्रार्थना तो बिल्कुल भी नहीं है हमदर्दी के लायक। अभी और गौतम के जूते खाने बाकी है, इसलिए वो आज चुप रही। हेल्प भी उसी की करो जो हेल्प करने के लायक हो। पराग कोठारी, तुम्हारा दामाद ऊपर से नीचे तक लेके एक झूठ आदमी है, झूठा आदमी है।
मोटी बा की वजह से मीता को पता चल गया कि ईशानी राजा को फंसा रही है, और इसलिए उसने वार्निंग भी दे दी अपने बेटे को कि वो ऐसे फटीचर घर की बेटी को नहीं मांगेगी, उसके लिए एक बड़े खानदान की लड़की ही चुनेगी और उससे ही उसे शादी करनी पड़ेगी। अब तो पाकी के पैरों की तरह जमीन खिसकी गई, उसका सारा प्लान उल्टा पड़ गया। एक लड़की के लिए स्टैंड लेना गलत है तो मुझे मेरी माँ पे गर्व है। वाह राही बेटा, अब जाके तुमने अपनी माँ की असली कीमत समझी है। वेल डन राही। राही बेटा, कोठारी खुद को ही नहीं समझ पाए तो अपनी बेटी को क्या ही समझेंगे, आंखों के अंधे जो है। वाह प्रार्थना, आज तुमने अंश और अनुपमा के साथ साथ राही को भी गलत साबित कर ही दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारी भाभी है। और बिल्कुल सही सलाह दी है तुमने अनुपमा। अगर सांप का फन कुचलना है तो उसके बिल में घुसना ही पड़ता है, और अब राही भी वही करेगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से तुमने समझाया है कि हर बात के लिए झंडा लेकर खड़े होना भी नहीं जरूरी नहीं है, प्यार से भी सुलझाया जा सकता है। प्यार से, और जहाँ झंडा लेकर खड़ा होना है वहाँ झंडा लेकर खड़ा होना, लेकिन तुम्हें प्रार्थना को प्रोटेक्ट करना है। पराग कोठारी, यहाँ तुम मार खाओगे। तुम्हारी बेटी तो खुद तुम्हारे दामाद से डरती है, उसे बहकाने की क्या जरूरत है। अक्ल से पैदल तुम हो पराग कोठारी। जिस दिन तुम्हारी बेटी का सच सामने आएगा ना, अनुपमा ने सही कहा, जिस दिन आपको सच पता चलेगा उस दिन आप यही पछताएंगे कि आपने अनुपमा की बात क्यों नहीं मानी, और आप और आपकी माँ दोनों खून के आंसू जरूर रोएगी। चलो, सबने रात को ही अनुपमा का बर्थडे मनाया, लेकिन राही को बहुत बुरा लग रहा है कि आज उसकी माँ के बर्थडे के दिन उसे सबसे माफी मांगनी पड़ी। सच में जब उन्होंने सबसे माफी मांगी ना, उस दिन में मुझे बहुत रोना आया कि बेचारी की बिना गलती के माफी मांगनी पड़ रही है। लेकिन राही ने भी कसम खाई है कि एक दिन वो गौतम का सारा सच बाहर लाएगी और अनुपमा के पैरों में गिरकर उसे नाक रगड़ के माफी मांगनी भी पड़ेगी, और ये राही करके दिखाएगी। आखिर है तो शेरनी अनुपमा की ही बेटी। कुछ गुलाब जल से हाथ धोकर मुरमुरे दूसरे उसमें डालना है, तब प्रेम की नजरें सिर्फ और सिर्फ राही और अनुपमा पर ही थी। उसे तो अपनी बेटी की खुशी की परवाह है, लेकिन तुम्हें पराग कोठारी अपनी बेटी की खुशी की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तो दर्द नहीं दिखा अपनी बेटी की आंखों में। और गौतम, तुम अब धमकी दे रहे हो कि तुम ये मत समझना कि तुमने मुझ पे एहसान किया है, लेकिन एक दिन तुम भी हलाल होगे। तुम्हें एक्सपोज करेगी राही। अरे प्रेम, उसने धमकी जो दी है कि तुम्हारे बाप को बर्बाद कर देगा, रास्ते पे लेकर आ जाएगा, इसलिए वो चुप है। बिल्कुल सही कहा प्रेम तुमने कि अब तक जो आ रहा था होता आ रहा था तुम्हारे साथ, वो किस्मत का ब्लेम कर सकते थे, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, और ये तो 100% सच है। अरे बाप रे बाप, इतनी हिम्मत मोटी बा की कि सड़क के धूल को माथे का तिलक बनाया। तो ठीक है, इसी तिलक के आपने हाथ पैर जोड़े थे क्योंकि आपको आपका पोता आपके घर में चाहिए था। और सच में आज ख्याति का चुप रहना भी मुझे बहुत खटका है। पराग कोठारी और वसुंधरा को जो अपने संस्कारों पे घमंड है ना, एक दिन ये घमंड टूटेगा, तब तुम दोनों खून के आंसू बहाओगे। वानु, सही कहा, सच तो एक चिंगारी है। जिस चिंगारी को आज आपने छुपाया है ना, एक दिन वो कल आग बनकर बाहर आएगी। वेल डन अनुपमा, और ये चिंगारी तो बाहर आकर ही रहेगी। अनुपमा तो जीतकर भी हार कर भी जीत गए, और आप लोग जीतकर भी हार गए, और वो आसन अनिल ने उठाकर गाड़ी में रख दिया है। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। सही कहा ख्याति जी की अंश ने बहुत ही अच्छे से प्रार्थना को जवाब दिए हैं। जवाब क्या, प्रार्थना तो कुछ बोल नहीं रही थी। खैर, उसने बोला है प्रार्थना को कि तुमसे हमदर्दी करने का या तुम जैसी लड़कियों की हमदर्दी जो है बेकार है, क्योंकि तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो कोई तुम्हारे लिए क्या स्टैंड लेगा। बढ़िया कहा। एग्जैक्ट डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, बट बढ़िया आपने मेंशन किया है अपने रिव्यू में। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू मिस्त्री। कैसा लगा एपिसोड?
मुझे बहुत रोना आया। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे रुलाना पसंद है। और क्या करूं, मुझे रुला सके ऐसे दो ही लोगों में ताकत है, एक अनुपमा और एक मेरी बेटी। और किसने पूछा कि अनुपमा की उम्र क्या हुई? क्यों जानना है? अरे प्यार की कोई उम्र होती है क्या? प्यार का सबसे पहला नाम राधा कृष्ण। 5000 साल हो गए, आज भी जिंदा है ना। तो मन की उम्र नहीं पूछने की, जितनी भी हो। दिल तो जवान है ना हमारे लिए। 25 समझ लो, 25 साल की लगती है और अनुज 30 साल का। एक्सेप्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। चलो, आज का एपिसोड, बाप रे बाप। अनुपमा, उसके चेहरे पे मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड क्या एक्सप्रेशन 1 to 1 चेंज हो रहे थे। वाओ, मज़ा ही आ गया। और आई कैन रीड है, मैं उसके चेहरे पे सब कुछ रीड कर पा रही थी। क्या एक्टिंग है यार, कौन सिखाता है ऐसे एक्टिंग? किधर है ऐसे क्लासेस? और कोठारी फैमिली, काहे की कोठारी फैमिली? खानदानी, डायमंड मर्चेंट, हीरे और कांच के पत्थर में फर्क करना भी नहीं आता है। जोहरी कहते खुद को। और मोटिवा, तजुर्बेकार, ऊंचा खानदान, फीका पकवान, क्या कहते हो, ऊंचे मकान फीके पकवान। हाँ, वैसा ही कुछ है। वाहियत। गौतम तो थोपड़े पर से ना मौका पर ऐसा लगता है मुझे अच्छा नहीं लगा अनुपमा का माफ़ी मांगना। पर क्या करती है ना, अपने आप को सच साबित करने के लिए राही की शादी थोड़ी रोक देती या टूटने थोड़ी देती। जबकि डिमांड यही थी कि गौतम से माफ़ी मांगोगे तब भी शादी होगी। बात सही भी थी कि गौतम और प्रार्थना के लिए अपनी बेटी की शादी क्यों रुकवानी। आज साबित नहीं कर पाई कि वो सही कह रही थी, पर कान्हा जी है ना, मौका देंगे। और अब तो राही ने भी बोला है कि मैं गौतम को छोड़ूंगी नहीं, और कुछ करे ना करे ये काम तो पक्का बराबर करेगी। उसको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वैसे ना अनुपमा के चेहरे पर से ऐसा लगा कि उसका भी मन नहीं था माफ़ी मांगने का, लेकिन फिर वो बापूजी के इशारे ने हालात संभाल ली और अनुपमा रेडी हो गई सॉरी बोल के शादी ट्रैक पे लाने के लिए। और कोई भी समझदार इंसान यही करता। प्रार्थना क्या करेगी? मर जाएगी? क्या पता। वैसे ये भी सुना है कि राही की विदाई के एग्जैक्ट बाद वाला सीन बहुत इमोशनल है कि राही विदा हो जाएगी, शाह फैमिली घर में चली जाएगी और अनुपमा अकेली खड़ी होगी पूरे मोहल्ले में, मंडप में, वो गली में, अपने आसपास से कोई नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या? नहीं पता। क्या होगा अभी कल, आगे क्या होगा? जल्दी से अनुज का ट्रैक शुरू हो जाए ना, मज़ा ही आ जाए। मतलब ऐसा कि 2 सीरियल चलेगी, एक अनुपमा की एक राही की। जैसे वो मंगल लक्ष्मी चलती है ना, मंगल की कहानी अलग, लक्ष्मी की कहानी अलग, वैसे चलती है। ये भी ऐसे ही लगता है। ये लोग अनुपमा और अनुज को 30-35 का क्यों नहीं बना देते फिर से फ्लैशबैक में जाके? फिर उनकी उम्र वहीं अटक जानी चाहिए और पूरी फैमिली गायब हो जानी चाहिए, कोई और है ही नहीं आसपास, बस अनुज और अनुपमा। वैसे आग लगी थी ना डिम्पी वाली, तो मुझे लगा था कि डिम्पी के साथ सब बच जाएंगे सिर्फ बच्चों को छोड़ के। और ये भी लगा था कि फिर अनुज, अनुपमा, छोटी और 4 बच्चे, ये उनकी फैमिली होगी और रोज़ बड़ा मज़ा आएगा। और मज़ा पूरा किरकिरा कर दिया इन लोगों ने। अनुज को ही गायब कर दिया, बताओ। मतलब किसी इंसान की शरीर से उसकी जान निकाल दो तो मुर्दा कब तक रहेगा? 24 घंटा। फिर तो मरना ही है ना, फिर तो जलाना ही पड़ेगा उसको। वैसे अनुपमा सीरियल का भी कर दिया।
बेजान से जो हार्ट बीट था वो। चलो ठीक है, आज थोड़ा 20 सेकंड ज़्यादा हो गई। आपके रिव्यू की मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी अंजू मिस्त्री की, मुझे दो ही लोग रुला सकते हैं, अनुपमा और मेरी बेटी। बाकी तो आपने अपने अंदाज में रिव्यू भेजा है, बढ़िया है, अच्छा है, और आपको भी बहुत रोना आया है, आपने लाइव में भी कहा था। तो ये एपिसोड ही ऐसा था, कल के लिए थोड़ा आंसुओं को संभाल के रखिए, कल भी रोना आएगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यू। सुनते हैं अब ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अम, जहाँ चाहो खुद रास्ता खुल जाता है, ये अभिमान के लिए मैं कहती हूँ। मुझे मुझे बहुत खुशी है कि रोहित ने अपने भाई का ऐसा खुल कितना काम क्या करते, कैसे, कब, सब पूरा कच्चा चिट्ठा खुल के रख दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि को एक भी शब्द नहीं बोल पाए। फिर तमीज़, कौन से तमीज़? मैं उसने कुछ बदतमीज़ी से बात ही नहीं की। जिसने विद्या ने कितना हरकतें की, वो तो देना ही था। समझती हूँ, सही हो या गलत हो, बुरा लगता है, पर बदकिस्मती से उसके उन्होंने ऐसा काम किया है, करतूत किया है, धोखा दिया है, ये तो मिलना ही था। बजाय पछताने के बजाय पूरी माफ़ी माँगने की तोहमत, हुनर दिखाए या पछतावा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, 1% आधा परसेंट ऐसे चल रहा है। और तीसरा, फूफा साहब एक कमाल है। हाँ, एहसास हो सकता है क्योंकि एक ही दिन नहीं चलता ना, क्योंकि आप पूरे इतने सालों से आप वकील पेश कर रहे हो, तो वकील का माइंड दिमाग तो वकील चलता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग होता है ना। तो वैसे अरमान ने किया था, ऐसा सोचा 2-3 दिन, कुछ दिन रुकिए वो अब रहे, ऐसे कुछ नहीं होना है, वो खुद रोके उनका अरमान के पास घुटने टेकेंगे। अब तब बोल सकते हैं, किसने कौन कहा, ये हो सकता है। लेकिन अबीरा जैसे लाइफ पार्टनर मिला तो कि कदम-कदम पर एक दूसरे के साथ बहुत साथ करो, तो वो बात है। और तीसरी बार मुझे चाची साहब का डायलॉग बहुत पसंद था मुझे। वो थोड़ी ना वो ग क्योंकि इसमें ज़्यादातर 3 लोगों का बड़ा गलती है। अबीर, चारू और फूफासा। फूफासा कैसे हैं इन दोनों को सब पता है। फिर भी इनकी वजह से बेचारे खैरा फँस गई है। ठीक है, प्यार करना गलत बात नहीं है, पर अपने बलबूते पे कुछ करना या करियर थोड़ा-सा बनाना आजकल ज़रूरी हो जाती है। हर इंसान कहते तो हैं, पर कुछ लोग ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाते, नहीं करते, वो बात अलग है। पर मुझे ये अच्छा लगा कि उसके वकील की वजह से उसको, वो जो लड़का है वो बहुत गुस्सा हो गया था, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। उसको बहुत गुस्सा, 2 लाख में सस्ते में मिल गया। ये तो कि उसको पता है कि ये सब, क्योंकि वकील के पेशे की वजह से चोर को पकड़ दिया था। इसलिए अपनी रीज़निंग और लॉजिकल की वजह से उसको पैसा थोड़ा-सा कमीशन आ गया था। फिर उसने मन किया था कुछ बीवी और मम्मी को पैसा खरीद लो, कुछ साड़ी या जूते। वो प्रीकप में दिखा था, क्योंकि वो इसलिए रूडली बरती, क्योंकि वो उसको दिखाना नहीं चाहती थी कि उसको बहुत चोट पड़ी है। नीले पड़ चुके हैं, उसको फ्रैक्चर हुआ है। एक्चुअली इसको टूट गया है। पर उसको ये, वो आगे चल के वो थोड़ा अपसेट होगा, गुस्सा होगा कि क्या तूने बताया, या कि उसको वो दिखाना ही नहीं चाहती। एक-दूसरे के प्यार और परवाह की वजह से ऐसे कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अभीरा अरमान को खाना खिलाया जा रही है, और अरमान फ़ोन में सारे अपने जो, वो वहाँ पे रह के पोद्दार हाउस में काम करता था, वो उनकी सारी लिस्ट देख रहा है। और आज जो रोहित ने अपने घर वालों को सच का आईना दिखाया है, वो बहुत अच्छा था।
वो सब सब जब उसने बस कह दिया कि हमारी वो से LIC की या जो भी उसकी वो थी मेडिकल का जो भी था माधव जी का, कि सब चीज़ें तो भाई करते थे। तो अब जो है उन्होंने सब छोड़ दिया है। लेकिन जब अभीरा ने उसको परमिशन दे दी है, उसको लग रहा है कि शायद अभीरा नाराज़ हो जाएगी। लेकिन अरमान के अभी तक अभीरा को समझ नहीं पाया है कि उसकी भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो वो उसको हर हालत में निभानी है, चाहे वो घर से दूर रह रहा है। लेकिन उसने घर वालों को छोड़ा थोड़ी है। और वो बार बार ध्यान से अभीरा की चप्पलों को देख रहा है। और इधर आज जो ये लेकिन आज जब ये अरमान उसके लिए गया है इंटरव्यू के लिए, लेकिन वहाँ जाके उसे पता चला है कि ये तो बंसल से इसके साथ साठ-गांठ है। और तो वो उसको जॉब ऑफ़र करता है और वो कहता भी है कि तुम्हें मेरे उसमें काम करना होगा, और तुमने तो उसने किसी और उसमें डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है। और ये वो कहते हैं कि तुम तो लीगल डिपार्टमेंट संभालो ये। और बंसल तो एज़ यूजुअल उसकी तो आदत है कि अरमान की बेइज्जती करनी ही करनी है। और वो कह रहा है कि तुम तो अभीरा के टुकड़ों पे पल रहे हो, अपने पत्नी के पैसों पे पल रहे हो। तो लेकिन फिर भी उसका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट ने ये गवारा नहीं किया कि वो बंसल की जॉब ऑफर को वो एक्सेप्ट कर ले। वो भले करे मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन यहाँ जॉब नहीं करनी। बिल्कुल सही फैसला था। और यहाँ इधर ये अभीरा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, और शायद पानी वानी फैल गया है, तो वो जब वो उसको साफ़ करने बैठी है तो वो उसके पैरों में दर्द है। और उस बच्चे उसके पढ़ाने के ढंग से बहुत खुश हैं, और वो कहते भी हैं कि आप तो हमारी जो टीचर हैं, जो भी नाम लिया बच्चों ने, उनसे भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप बहुत अच्छी हैं और हम आपसे ही पढ़ेंगे। बिल्कुल सही करा। और उसने अपनी जो शिवानी को भी उन लेडीज़ के साथ भेज दिया है, ताकि अब वो पढ़ाए तो पढ़ाई कैसे। कहने को तो 2 रूम हैं उनके पास, तो वो पढ़ाएगी कैसे। और खैर अब या फिर जैसे अब इसके पैर में चोट लगी हुई है और शिवानी देख ले तो वो तो उसको कहेगी अभी के अभी चलो डॉक्टर के पास। और इतने पैसे उसके पास अभीरा के पास अभी है नहीं। और जब वो उसके पास देखा है कि मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं, मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊँ। और वहाँ पे ये मीनू चाची भी आई है उससे। तो लेकिन आजकल मीनू चाची छाई हुई है। वो उसमें जो है ये कहती है कि मैं कुछ पैसे लाई हूँ, कुछ पैसे रख ले, और जो भी है तो कह रहे मैं नहीं ले सकती, मेरे पास है पैसे। कह रहे मैंने देख लिए हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और उनमें कुछ नहीं होगा। और ये अभीरा उससे माफ़ी मांगती है कि मैं तो आपसे मिलने भी नहीं आ पाई। और भाई ने जो भी किया और कियारा और उसके साथ, तो उसमें मैं तो उसका मीनू चाची का कहना बिल्कुल सही था कि क्या मैं समझती नहीं हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल सही था। काश ये उस टाइम पे मीनू चाची और मनो चाचू का ने वो कैबिन वाला नहीं करा होता, जो उसमें उनका वो जो उन्होंने बिल्कुल वो हो गए थे, इसके खिलाफ हो गए थे। तो इनका जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, अभीरा की और ये मीनू चाची की। ये खैर ये तो उस टाइम पे जो ये तो विद्या को भड़काने में उन्होंने किया था। खैर अब ये तो विद्या को अब इसके कर्म लौट के आ ही रहे हैं ना, पता चलेगा। इधर अरमान घर लौट रहा है तो वो किसी गाड़ी वाले गैराज वाले से वो टकराया है। और लेकिन उसको जब पता चला कि इसकी वो जो मार्केट वैल्यू या जो भी उस गाड़ी की वैल्यू थी वो 2 करोड़ है और वो सिर्फ 2 लाख रुपए दे रहा है। मतलब कितना जो है उसका नुकसान हो जाता। और वो जब गैराज वाला कहता है तुम काम करोगे, तो कह रहा मैं आता तो नहीं है,
पर मैं सीख लूँगा। और लेकिन वो जब कहता है कि हाँ कल से काम पे आ जाना, तो कहता है मेरा कमीशन। तो कह रहे ना तुम तो लगता है वकील वकील हो। कह रहे अरमान का कहना सही था कि मैं वकील हूँ या नहीं हूँ वो बात आप जाने दीजिए। फिर लेकिन और वो जो है उसको कमीशन के 5,000 रुपये वो देता है और वो 5,000 रुपये लेके बड़ा खुश है। और जब ये अरमान इससे बंसल से टकराया है तो उसके बाद बंसल ने उसको कावेरी पोद्दार को फ़ोन किया है कि हाँ, अभी तो वो नहीं टूटा है लेकिन जल्दी ही टूट जाएगा। तो ये तो कावेरी पोद्दार और बंसल की ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अरमान टूट जाएगा, कभी नहीं टूटेगा। ये तुम लोगों को मतलब ये नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वक्त ऐसा होगा कि तुम टूट टूट के सारे बिखर जाओगे और एक भी जो है घर में नहीं टिकेगा। जो हमें अभी आजकल सुनने में आ रहा है कि सब घर छोड़ के इनके पास पहुंच जाएंगे, अभिमान के पास। और ये दोनों और होली खेलने के लिए भी पहुंचेंगे। तो और ये सिर्फ वहाँ पे रह जाएंगे बंसल और कावेरी पोद्दार। यहाँ तक कि विद्या भी जो है माफ़ी मांगने जाएगी उससे, अभिमान से, अब उससे अरमान से, सॉरी। तो लेकिन अरमान उसको माफ़ करेगा नहीं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बिल्कुल सही कहा तुमने रोहित कि सब कुछ अरमान ही देखता था। पॉलिसी लैप्स हो गई क्योंकि वो रिन्यू भी अरमान करवाता था। यहाँ तक कि खुद के बच्चे के डॉक्टर का पर्सनल नंबर भी अरमान के पास था। और इस घर के टैक्स हो, कोई भी प्लम्बर की बात हो, कोई भी छोटी मोटी बात हो, सब कुछ अरमान ही करता था क्योंकि अरमान को भी रिमाइंडर उसके मोबाइल में आ गया। सही कहा, चारू बहुत अच्छी वकील है, लेकिन सब लोगों को बंसल पर विश्वास नहीं है, लेकिन अरमान पर है। तब बंसल का मुंह देखने लायक था। और सही कहा, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार तुम्हारी माँ ही है। और जैसे ही रोहित ने कहा कि आप तो कुछ बोलिए ही मत, तब कावेरी को मिर्ची लग गई। क्यों भाई, सच कहो तो मिर्ची लगती है, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारे पूरे पौधदार फॉर्म में मेन पिलर अरमान था, जो जाने की वजह से आज लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट तक रिन्यू करवाना नहीं चाहते क्योंकि सबको अरमान चाहिए। बंसल पे तो विश्वास नहीं है, फिर बंसल किस बात का घमंड करता है और किस बात का उसे गुरूर है। खुद की 2 पैसे की तो औकात नहीं है। उसके दम पर अगर ये लॉ फॉर्म चलती तो अरमान की वजह से लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा देते, लेकिन नहीं, सबको अरमान ही चाहिए। आज अरमान ने भी एक जन को फोन किया, उसके भी कहा कि चारू बहुत अच्छी वकील है, आप अपना केस उससे लड़वाइए। तो जरूरत अरमान की आप लोगों को है। अरमान की हो तो आप लोगों की जरूरत है ही नहीं। वो तो अपनी छोटी सी जिंदगी में और अपनी गरीबी में भी खुश है। लेकिन वार संजय बंसल, जहां अरमान इंटरव्यू देने आए वहां पे वो खुद था। अरमान को उसकी औकात दिलाने से पहले खुद की औकात और हैसियत देखो बंसल, कि तुम खुद अपनी बीवी के मायके में पड़े हुए हो। पौधा लॉ फॉर्म का तो नाम है, इसलिए वो मशहूर है, लेकिन तुम्हारा खुद का क्या है बंसल? कुछ नहीं। और तुम अरमान को खैरात में नौकरी दोगे, ये तो तुम भूल ही जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही अरमान से खैरात में नौकरी मांगने का वक्त आ जाए। और आज सच में रोहित ने सबको आईना दिखाया है और अरमान ने तो अपनी जिम्मेदारी दूर रहकर भी निभा दी, लेकिन आज भी कावेरी पोद्दार का गुरूर नहीं हो रहा है खत्म। किस बात की अक्कड़ और गुरूर है? आपने एहसान किया है अरमान पर, जबकि सच तो यह है कि आप सब अरमान पर डिपेंड हो। वाह बीरा, क्या सही तरीके से बच्चों को समझाया है। खेल खेल में पढ़ाई और रट्टा मारो तो याद नहीं रहता, और बिना रट्टे के जिस तरीके से तुमने एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझाया है, उन्हें मजा भी आया। तो ये तो ट्यूशन चलेगा।
लेकिन सर मैं सच में अबीरा के पैर में चोट की वजह से पूरा हरा हरा हो गया, उसे चलने में दिक्कत आ रही है, दर्द भी है, लेकिन वो जाए कैसे डॉक्टर के पास क्योंकि पैसे नहीं है, और जितने पैसे हैं उतने में तो इलाज हो नहीं सकता। लेकिन वहां पे मीनू चाची आती है। सच में वो सीन बहुत इमोशनल था, जब उसने कहा कि मेरे भाई ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मैं नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, तब कहा तो पागल हो गई है, मैं तुम्हें गलत समझूंगी, कभी नहीं। ये होती है भले अबीरा की चाची सास, लेकिन रिश्ता निभाया है सास वाला, बहुत बढ़िया। चाची आपके जैसी सास हो ना तो बहू को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात रोहित ने सही कही कि रोहित, अरमान भैया इस घर के बैकबोन है, ये तो बिल्कुल सच का है, लेकिन ये बात तुम्हारी दादी के दिमाग में घुसेगी तब ना। अभी भी बंसल फोन करके बोल रहा है कि वो छुपा रहा है, लेकिन एक दिन वो आएगा, अपनी गरीबी वो छुपा रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो अपनी बीबी के ही पैसों पे पल रहा है। लेकिन लो, अरमान को तो नौकरी मिल गई, मैकेनिक की ही सही, लेकिन आज उन्होंने अरमान ने उस मैकेनिक मालिक का नुकसान होने से बचा दिया, जो उसका भांजा करने वाला था कि 1 करोड़ की गाड़ी 2 लाख में बेच रहा था, और कमीशन भी मांगा तो कहते थे कि तुम वकील हो, तो नहीं, मैं सिर्फ अरमान हूं, और नौकरी करोगे, आता तो नहीं है लेकिन आप सिखाएंगे तो सीख जाऊंगा। ठीक है, कल से नौकरी पक्की, और 5,000 भी दे दिया एडवांस में। इसीलिए वो अबीरा के लिए चप्पल लेके जाता है, और वो भी पहनना चाहती है, लेकिन क्या करे, पैर में चोट आई है और वो बताना नहीं चाहती है हालातों की वजह से। और वो भी सीन अच्छा था जब सभी औरतें अपने बच्चों को छोड़ने आई और उसने कहा कि माँ आप इनके साथ जाइए, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और वो लोग भी शिवानी को अपने साथ लेकर गई। वो सीन भी अच्छा था, लेकिन जो बच्चों को पानी वाला एग्जाम्पल दिया है ना अबीरा ने, वो बहुत अच्छा लगा कि एक चीज से के बच्चे भी बोर हो जाते हैं, कुछ नए एडवेंचर के हिसाब से सिखाओ तो बच्चे को सीखने में मजा आता है। जो बच्चों को मजा आ भी रहा है, जब उसे दर्द हुआ तो वो बच्चे बोलते हैं कि मैम आप ठीक तो है, आपको कोई दर्द हो रहा है, तब वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। जब अबीरा मीनू चाची के गले लगकर रोई तो उसे एक माँ वाली फीलिंग आई, माँ बेटी वाली। सही कहा चाची जी कि वो भगवान से प्रे करेगी कि उनकी शादी चल जाए, और चलनी भी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि चल पाएगी। चाची ने अरमान के बारे में पूछा, तब कहा वो इंटरव्यू के लिए गया है, और मम्मी तो वो बाहर नेबर लोगों के साथ है। हमारी अबीरा को मीनू चाची की गाल को मिस कर रही थी, क्या बात है। सच में मीनू चाची सो स्वीट ऑफ यू, बहुत प्यारी है। हाँ, आपके गाल पिचक ही गए हैं अबीरा और अरमान की याद में। रूही रोहित बच्चा तुम्हारा, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास उस डॉक्टर का पर्सनल नंबर तक नहीं है। आज का एपिसोड अच्छा था, आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी, ख्याति जी, आपके इतने प्यारे रिव्यूज के लिए। अरमान और अबीरा की ही बात आजकल चल रही है, और रोहित ने भी आज सही कहा है, आप लोगों ने अपने रिव्यू में मेंशन किया है, और अरमान के बिना इनकी जिंदगी कुछ नहीं है, ये साबित हो चुका है। देखते हैं आगे क्या क्या रंग लाती है ये अरमान की जुदाई। तो बढ़िया है, बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए, नोट कीजिए नंबर 9833155523, और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.